हे दोस्तों, मैं चिराग एक और टॉपिक के साथ। तो आज हम कवर कर रहे हैं ऑडिटिंग के एमसीक्यूज़ का पार्ट। टोटल मिला के 25 एमसीक्यूज़ है, जिसमें से 5 तो आपको पास्ट ईयर के दिख जाएंगे और बाकी 20 आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ दिख जाएंगे। सबसे पहले दे रखा है आपको दिसंबर 19 का। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ ए कंपनी। जो कंपनी के स्टेचुटरी ऑडिटर के फॉर्म में अपॉइंट नहीं हो सकते हैं, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है। तो ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें से हमें डिस्क्वालिफिकेशन का पार्ट बताना है। तो जो क्वालिफिकेशन का पार्ट आ जाएगा वो हट जाएगा अपने आप ही, ठीक है, याद रखना। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ANB, BCND, CND, ABND, ठीक है। अब देखिए, मुझे इसको है ना क्वेश्चन को फ्रेम करने में गड़बड़ लगेगी। जिसने भी क्वेश्चन को फ्रेम किया थोड़ा सा सही ढंग से नहीं करा, मुझे ऐसा लग रहा है। आपकी भी ओपिनियन देना जैसे आप समझ जाओगे। तो देखिए क्या बोल रहा है ए में, एन इंडिविजुअल हु इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड होल्ड्स ए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एज पर सी एक्ट 1949। तो ये तो ठीक पार्ट है। तो क्वालिफिकेशन का है तो इसको नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि CA होना चाहिए और CA इन प्रैक्टिस होना चाहिए, यानी जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है। इंडिविजुअल ऑडिटर हो या फर्म के फॉर्म में हो। फर्म के फॉर्म में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि फर्म जिसमें चाहे LLP भी इंक्लूड हो, मेजोरिटी ऑफ पार्टनर क्या होने चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए। वही एक तरीके से क्या करेंगे, एक्ट करेंगे और वही साइन करेंगे। यानी जैसे ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट है तो उस पर कौन साइन करता है, CA ही करता है जनरली। तो वैसे सोच के चल लीजिए, दिमाग लगा कीजिए जरा सा। तो यही नॉर्मल आपको सोचना है। जब मैंने आपको सेक्शन 141 बताया था, जिसमें मैंने आपको एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन बताया था, तो इसमें ये बताया था कि इंडिविजुअल ऑडिटर होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर क्या बताया था, ऑडिट फर्म हैविंग मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स। अब देखिए फर्म में तो LLP भी आ जाएगी। तो प्रैक्टिसिंग इन इंडिया में बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। अब प्रैक्टिसिंग मतलब क्रिकेट थोड़ी खेल रहे होंगे, जनरली उनके पास क्या होगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। तो मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स जिन्होंने क्या कर दी, पार्टनरशिप फॉर्म ओपन कर ली और वो कंपनी के ऑडिटर के फॉर्म में अपॉइंट हो सकते हैं जनरली। यही पार्ट आ गया ना। अब मेजोरिटी का मतलब क्या हो जाए, 10 में से 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए। यानी हम बोल सकते हैं कि जो पार्टनर एक तरीके से ज़्यादा क्या होने चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए, उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। अब इसमें LLP का पार्ट भी आ रहा है, याद रख लेना। इसी तरीके से ये बोला ना, इन केस ऑफ LLP, तो यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेना, यानी समझने के लिए इन केस ऑफ फर्म इंक्लूडिंग LLP है। In case of firm including LLP is appointed as an auditor of a company, only the partners who are chartered accountant shall be authorized to act and sign on behalf of the firm। और ये आपको वैसे भी पता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही क्या करेंगे, साइन करेंगे, जनरली एक्ट करेंगे। क्योंकि और कोई भी जो पार्टनर होगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, वो जनरली साइन नहीं कर पाएगा, आपको भी पता है नॉर्मल, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम मोटा मोटा पार्ट देखें, यानी समरी देखें, तो हम क्या बोलेंगे कि इस केस में क्या होना चाहिए, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए और उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। चाहे इंडिविजुअल ऑडिटर हो जिसने खुद की क्या कर रखा है, ऑफिस खोल रखा है, चाहे एक फर्म हो जिसमें मेजोरिटी ऑफ पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए, जिनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। किसके फॉर्म में, एक फर्म के फॉर्म में, यानी प्रैक्टिस कर रहे हो, जिसमें LLP का पार्ट भी आपका आ गया, तभी जाके तो वो साइन नहीं कर पाएंगे। तो ये नॉर्मल पार्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया सेकंड ऑप्शन में, इसलिए मुझे थोड़ी गड़बड़ लगी कि इसने जो आंसर दिया वो दिया BCND। ये B आंसर दिया BCND, मतलब ये डिस्क्वालिफिकेशन है। अब देखिए आपको ये डिस्क्वालिफिकेशन लग रही है क्या, ये LLP फर्म विच हैज़ ऑल पार्टनर एज चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसके सारे पार्टनर क्या, चार्टर्ड अकाउंटेंट के फॉर्म में। अब खुद सोचिए कि फर्म जिसके सारे पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट के फॉर्म में है, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट के फॉर्म में है, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन कहाँ से आ गया। तो थोड़ा गड़बड़ मुझे इसमें लगी। फिर देखिए अगली और बताता हूँ। C तो चलो फिर भी डिस्क्वालिफिकेशन है, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी हु इज़ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री होल्डर 2, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ऑफिसर एम्प्लॉय जो भी कंपनी के हैं, जो एक तरीके से C हैं और कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वो कंपनी के स्टेचुटरी ऑडिटर के फॉर्म में अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक तरीके से क्या कर सकते हैं, वो कंपनी के बेनिफिशियल के लिए क्या करेंगे, कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट उसमें तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, एक तरीके से ढंग से क्या कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन का पार्ट नहीं देंगे, जो भी चीज़ें उन्हें मिल रही है उसमें बायसनेस रखेंगे। इसलिए बोल सकते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन के पार्ट में आ रहा है, जो कि यहाँ पर अपन ने कवर किया था, ये रहा एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी। तो सीधी सी बात है, पहली एलिजिबिलिटी क्या है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए और उसका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए, लेकिन वो कंपनी में काम करने वाला नहीं होना चाहिए। ये पार्ट था, इसलिए डिस्क्वालिफिकेशन है। D देखिए, एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट हुज अपॉइंटमेंट विल रिजल्ट इन पर्सन बीइंग द ऑडिटर ऑफ मोर देन 10 कंपनी। जबकि जब आपने डिस्क्वालिफिकेशन वाला पार्ट देखा था तो उसमें क्या बोल रहा है कि ए पर्सन हु इज़ इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, कहीं और जॉब कर रहा है, तो इसको तो छोड़िए। अब देखिए, और ए पर्सन और ए पार्टनर होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ मोर देन 20 कंपनीज, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या बोल रखा है, मोर देन 10। अब थोड़ा सा मुझे क्या इनके क्वेश्चन को फ्रेम करने में गड़बड़ लगी कि उन्होंने क्या सोचा कि यार मेजोरिटी दे रखा है तो इसको ऑल कर देते हैं, वहाँ 20 दे रखा है तो 30 कर देंगे या 10 कर देंगे, उसमें क्या जा रहा है, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन का पार्ट आ जाएगा। अब मोर देन 10 का मतलब क्या है, 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 20 के अंदर है तो क्वालिफाइड है ना। अगर मान के चलो आप मान लो टोटल मिला के 19 कंपनीज की ऑडिट कर रहे हो, तो आप एक कंपनी की और कर सकते हो। तो मोर देन 10 का मतलब कितना है हमें थोड़ी पता है,
ठीक है, तो आप तो इसमें दो अप्रोच ले सकते हो कि मोर देन 10 का तो मतलब क्या है, 20 से ज़्यादा भी हो सकती है, 20 से कम भी हो सकती है। मैं कम सोच के कर रहा हूँ तो मैं तो क्वालिफिकेशन बोल दूंगा कि ये तो क्वालिफाइड है। लेकिन अगर आप ज़्यादा करके सोच रहे हो कि नहीं ये तो 20 से ज़्यादा ही है, कि इसने 21 कंपनी की ले ली, जबकि सीलिंग लिमिट कितनी है, 20 कंपनी की है, मतलब 20 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, तो उस केस में वो डिस्क्वालीफाइड कहलाता है, कि अगर उसने 21वीं कंपनी की ऑडिट ले ली तो वो डिस्क्वालीफाइड कहलाएगा। तो इस हिसाब से आप बोल सकते हो कि डिस्क्वालीफाइड है। तो चलो मैंने सी भी मान लिया, डी भी मान लिया, लेकिन मुझे बी नहीं लग रहा। डी भी चलो मैंने ये बोल दिया कि मान के चलिए कि 10 कंपनी से ज़्यादा, मतलब उसने 21 कंपनी में ऑडिट कर ली होगी, 22वीं कंपनी में कर ली होगी, इसलिए उसको डिस्क्वालीफाइड बोल दिया। लेकिन यहाँ पे मुझे ये थोड़ा सा क्या लग रहा है, गड़बड़ लग रहा है। तो आप एक बार इसमें अपनी ओपिनियन बताना। तो फर्स्ट का जो होगा वो क्या होगा, बी, ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। अब चेंज हो गई नहीं हो गई पता नहीं, लेकिन जो मेरे पास ऑफिशियल आंसर की है, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, तो उसके हिसाब से मुझे ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है कि बी, सी एंड डी इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, फिर भी हम बी लेंगे क्योंकि ऑफिशियल आंसर की है, उसके हिसाब से बता रहे हैं। सेकंड देखिए क्या बोल रहा है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 क्या बोल रहा है, क्वालिफाइड रिपोर्ट। अब आप देख सकते हैं क्वालिफाइड रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट। तो आप देख सकते हैं कि किस में दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। तो ये क्रॉस, ये क्रॉस, अब बचा क्या सिर्फ बी और सी। एग्जामिन वैल्यूएशन डिस्क्लोजर। देखिए अगर आप इसमें कन्फ्यूज हो जाते हो तो अलग बात है, जनरली वैसे क्या है, ये ड्यूटी का पार्ट है। किसका पार्ट है, ड्यूटी का। लेकिन नहीं पता होता तो आगे बढ़ते तो क्या करते, एक्सेस टू रिकॉर्ड ऑफ कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी। तो ये आपने मुझसे क्या वो पावर एंड ड्यूटीज़ वाले पार्ट में पढ़ा था, उसमें मैंने जनरली आपको बताया था कि अगर आपके पास राइट है बुक को देखने का, वाउचर्स को देखने का सामने वाली कंपनी के, इसके अलावा सब्सिडरीज के भी, इसके अलावा ब्रांच के भी, और जो बुक्स ऑफ अकाउंट चाहे रजिस्टर्ड प्लेस पे हो चाहे किसी और जगह पे हो, कहने का मतलब चाहे हेड ऑफिस में हो चाहे किसी रजिस्टर्ड प्लेस पे हो, जैसे आपका दिल्ली में रजिस्टर्ड ऑफिस है, काम जयपुर में कर रहे हो, तो दिल्ली में हो चाहे जयपुर में हो या ब्रांच में कहीं पे भी हो, किसी के भी रिकॉर्ड हो वो आप देख सकते हो। कौन देख सकता है, ऑडिटर देख सकता है। तो उसके पास क्या राइट है। तो सी से रिलेटेड क्या आएगा, फोर्थ। तो आप देख सकते हो सी से रिलेटेड फोर्थ इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, क्योंकि हमें बी और सी में से देखना था तो इसमें आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए का थर्ड, बी का मैंने क्या बताया, ये जनरली क्या है 1, सी का मैंने क्या बताया, राइट की बात कर रहा है। अब देखिए मैंने आपको जब लाइबिलिटीज बताई थी ऑडिटर की, तो उसमें सिविल और क्रिमिनल बताई थी। उसमें ये बताया था मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस इन कंपनी इशू ऑफ कैपिटल। इसका मतलब कंपनी जब इशू कर रही है तो जो भी प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, यानी कैपिटल इशू कर रही है, तो उसके लिए प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, और उसको पता है किसको, ऑडिटर को, कि इसमें कुछ गड़बड़ है, फिर भी वो नहीं बता रहा, तो उसकी लाइबिलिटी बन जाएगी। एक बार चलो आपको दिखाई देता हूँ, 1 मिनट। देखिए यहाँ मैंने पीडीएफ का पार्ट 2 दिया था आपको, ऑडिट पार्ट 2 जनरली ये था, ऊपर देख सकते हैं आप, एक बार आपको ध्यान आ जाएगा। ऑडिटिंग पार्ट 2, राइट ऑफ ऑडिटर में बताया था, देखिए राइट टू एक्सेस टू बुक्स अकाउंट्स एंड वाउचर। इसके अलावा मैंने यहाँ भी बताया था आपको, चलो एक और जगह दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे भी बताया था, 1 मिनट। सारा पता होना चाहिए आपको, नहीं तो आप ये मत बोले कि सर कि पर्टिकुलर आपने बताया नहीं। देखिए पावर एंड ड्यूटीज़, तो पहली पीडीएफ में भी मैंने आपको बताया था, ऑडिटर शैल हैव ए राइट ऑफ एक्सेस एट ऑल टाइम टू बुक्स ऑफ अकाउंट एंड वाउचर ऑफ द कंपनी, ये बताया था। तो मैंने उसमें थोड़ा सा पार्ट कवर नहीं किया था, फिर मैंने यहाँ पे कवर किया। तो मैंने बताया था कि वो सब्सिडरी के भी देख सकता है। इसके अलावा चाहे वो हेड ऑफिस में हो या कहीं पे भी हो बुक्स ऑफ अकाउंट, वो एक तरीके से उसके पास राइट होता है, ये बताया था। इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन का राइट होता है, ऑडिट रिपोर्ट का, ये सारा बता दिया था। जनरल मीटिंग अटेंड करने का, ये सारा आपने देख लिया था। फिर देखिए आपने देखा था ये लाइबिलिटी सिविल और क्रिमिनल, देख लीजिए यहाँ पे ये क्रिमिनल में मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस सेक्शन 34, ये मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से आपका पार्ट आ गया। तो तभी हम क्या बोलते हैं कि ये लाइबिलिटी से रिलेटेड है, किसका, डी का सेकंड। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा, सेकंड का क्या होगा, बी। तो देखिए तभी टाइम लगता है क्वेश्चन बताने में, थोड़ा सा समझाने में। इसी तरीके से आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। अब देखिए मैनेजमेंट ऑडिट बताया था मैंने आपको, तो देखिए उसमें मैंने क्या बताया था कि मैनेजमेंट एक तरीके से क्या देखता है, यानी ऑडिट के थ्रू क्या देखता है, जब भी एग्जामिन करता है ये देखता है कि जो भी उसने प्लान बनाए, जो भी उसने ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज़, प्रोसीजर सेट किए हैं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, वो पूरे हुए या नहीं हुए। ठीक है, एक तरीके से तो वो एफिशिएंसी के पार्ट को कवर करना चाहता है कि मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है या नहीं है, जो भी प्लान बनाया है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पूरे हुए या नहीं हुए, गोल्स हैं जनरली आपने पूरे किए नहीं किए, तो वो सारा पार्ट इसमें आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ईच रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो ये सारा पार्ट किससे रिलेटेड आ गया, मैनेजमेंट से रिलेटेड ही आ गया। इन्वेस्टिगेशन द डेप्रिशिएशन मेथड एंड इट्स एप्लीकेशन ऑन फिक्स्ड एसेट इन द कंपनी, तो जनरली ये तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का काम है। ठीक, तो मैंने आपको डिफरेंस ही बता दिया था मैनेजमेंट और स्टैट्यूटरी ऑडिट का, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है। ठीक, 1 मिनट में देख लेता हूँ। तो ये देखिए कंडक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट था, यहाँ बता दिया था।
कि ही शुड सी दैट वेदर द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑथोरिटी लाइंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज आर क्लियर। ये बताया था मैंने। तो यही जनरली आपको बोल रहा है कि जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो क्लियर है नहीं है। और यहाँ पे देखिए हमने मैनेजमेंट ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट का डिफरेंस देख लिया था। और स्टैट्यूटरी ऑडिट आपको पता ही है, फाइनेंशियल ऑडिट होती है, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट होती है। इतनी बार बता दिया तो मेरे को टाइम वेस्ट करने की इसमें भी जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा 3 का क्या होगा, डी। क्योंकि क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। तो ये नहीं पार्ट, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी ऑडिट का है। 4 देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। देखिए अब जो ये क्वेश्चन दे रखा है ना, ये फिक्स एसेट से रिलेटेड दे रखा है या एसेट से रिलेटेड दे रखा है। तो याद रखना कि ये जो ड्यूटीज़ है ना, जब आप स्पेसिफिकली ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर देखोगे सेक्शन के अकॉर्डिंग, तो वहाँ जाके मत देखना, वहाँ पे नहीं दिखेंगे आपको। जनरली वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन, वाउचिंग ये पढ़ा है ना, उनसे लिंक करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए जब मैंने वेरिफिकेशन का पार्ट बताया तो उसके हिसाब से देख लेना। यहाँ पे बोल रहा है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट इज प्राइमरी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। अब देखिए ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे आपको ये सही लगेगा कि यार उसको तो जाके देखना चाहिए, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। हाँ, जब उसको लगेगा गड़बड़ तो वो चाहे इंस्पेक्ट कर सकता है, फिजिकल इंस्पेक्शन कर सकता है, स्टॉक का जाके चेक कर सकता है, फिक्स एसेट को देख सकता है। लेकिन अगर जहाँ उसको डॉक्यूमेंट में दिख रहा है कि यार स्टॉक बिल्कुल सही है, ठीक है, अगर उसको सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट सामने वाले ने दे दिए तो उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि सीए ने रीजनेबल स्किल और केयर का यूज़ किया है, ड्यू डिलीजेंस का यूज़ किया, अपने दिमाग का यूज़ किया है, उसके बाद जो भी नॉलेज थी उसका यूज़ किया, उसके बेसिस पे गया है। तो ज़रूरी नहीं कि उसको इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत पड़े, लेकिन जहाँ पे उसे दिक्कत लग रही है या ऑर्गेनाइजेशन का लग रहा है कि मैटर में बहुत गड़बड़ है या मैरिटल मिस स्टेटमेंट किया गया है, तब जाके वो चेक कर सकता है। तो प्राइमरली रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये करेक्ट नहीं है। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आंसर पता है इसलिए बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी देख लीजिए कि ये जनरली क्या है, ड्यूटीज आएगी। ओनरशिप ऑफ फिक्स एसेट शुड बी वेरीफाइड बाय एग्जामिनिंग द टाइटल डीड बाय द ऑडिटर। ये तो खूब बार बताया, हर वेरिफिकेशन वाले पार्ट में ज़्यादातर जिसमें भी आपने देखा, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, उसमें क्या देखा कि टाइटल डीड होनी चाहिए। फिर बोल दिया ऑडिटर शुड असर्टेन दैट द असेट्स आर इन द पोजीशन ऑफ द क्लाइंट, ये भी आपने देखा। The auditor should satisfy himself that assets have been valued in financial statement according to the accounting principles। ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी हैं वो जनरली फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो पर्टिकुलर देखना ही पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे, बी, सी और डी ड्यूटी है, और ए भी है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया ना प्राइमरली द रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये करेक्ट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, एक स्पेसिफिक दे दिया कि प्राइमरली द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसकी एक तरीके से, उसको जब लगेगा तब जाके वो चेक कर सकता है। तो 4th का क्या होगा आपका ए। 5th देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जून 19 का है। टू रिसीव रेम्यूनरेशन, बिल्कुल ठीक। टू अटेंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। तो देखिए बोर्ड मीटिंग का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का राइट तो नहीं होता उसके पास, जनरल मीटिंग का फिर भी राइट होता है। तो देखिए रेम्यूनरेशन का राइट है, जनरल मीटिंग का राइट है। टू विजिट द ब्रांच ऑफिस, ये भी जनरली आपको मैंने बताया था कि उनसे रिलेटेड ब्रांच ऑफिस में जा सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट को देख सकता है, उनसे उनकी कॉपी भी जनरली मांग सकता है। तो वो राइट सारा होता है। राइट टू एक्सेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, वाउचर्स या जो भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है उसका उसके पास राइट होता है, चाहे कंपनी हो, चाहे उसकी सब्सिडरी हो, चाहे ब्रांच हो, उनसे रिलेटेड पार्ट हो, तो देख सकता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ए है, सी है और डी है। तो यहाँ पे कौन सा होगा 5th का आपका, सी होगा। और अगर आपको चाहे देखना है तो ऑडिटिंग पार्ट 2 में जाके देख लेना, जो मैंने अभी आपको बताया। देखिए ये राइट टू एक्सेस टू बुक्स अकाउंट एंड वाउचर, राइट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, राइट टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट, राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ एंड अटेंड जनरल मीटिंग, राइट टू विजिट ब्रांच ऑफिस एंड राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स। आ गया। फिर देखिए एक बार नीचे मैंने एक और कवर कर रखा है, राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन। तो मैं मोस्टली क्या करता हूँ कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अब ये तो मैंने क्या क्वेश्चन बाद में देखें, लेकिन मैं उस हिसाब से कवर करता हूँ कि आपका ज़्यादातर मोस्टली 99% कवर हो जाए। 1% फिर भी देखिए मैनुअल मिस्टेक है, छूट सकता है कि इतना सारा कोर्स है क्या क्या करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका कवर हो। तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो और भी मेरे पास चीज़ें हैं, जैसे ऑडिट वर्किंग पेपर होता है, ऑडिट प्रोग्राम होता है, ऐसे अलग अलग है, वो कवर कराऊंगा। लेकिन मुझे अभी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा क्योंकि इतने सारे पार्ट हो गए। तो आपको मेन जो मैंने बताया वही जनरली देखने हैं। अगली वीडियोज़ में वैसे भी आपके क्या आएंगे, एक ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बचा हुआ है और एक ऑडिट रिपोर्ट बचा हुआ है, वो मुझे कवर करवाना है, ठीक है। और सारा अपना पार्ट खत्म हो जाएगा। और इसके अलावा जो क्वेश्चन है जैसे 1 से 25 है, वैसे 26 से 50 लूँगा, वो कवर हो जाएंगे। देखिए इसका जो आंसर था वो था 5th का सी। कंफर्म कर लेता हूँ कहीं गलत ना हो जाए, ठीक है। 6 देख लीजिए क्या बोल रहा है, द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ऑफ ए कंपनी इज टू
प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर, डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड। देखिए ये कोई जैसे ये वाला पार्ट तो कोई नहीं है, ऑब्जेक्टिव मैंने दो बताए थे, एक तो मेन बताया था, एक इसका वो सब्सिडरी बताया था। तो फंडामेंटल मतलब क्या हो गया, मेन ऑब्जेक्टिव जो बोल रखा है, तो आप बोल सकते हो कि ये एक तरीके से सब्सिडरी है, ये कहीं देखा नहीं है आपने जनरली। फिर सी क्या बोल रखा है, असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंपनीज परफॉर्मेंस। डी बोल रहा है अटैच टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ कंपनी अकाउंट। तो देखिए इसका आंसर जनरली क्या होगा, डी होगा, आपको लग रहा है, क्योंकि देखिए आप सोचिए कि फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है। जब मैंने आपको मेन ऑब्जेक्टिव बताया था उसमें ये बताया था कि ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करना, कंपनी के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बैलेंस शीट और इसके अलावा बाकी सारे और जितने भी हो गए बुक्स ऑफ अकाउंट में जो आते हैं मैंने आपको बताए थे, तो उनकी एक तरीके से क्या कर रहा है, ट्रू एंड फेयर व्यू देना। तो यहाँ पे देखिए जब भी आप क्या करते हो, कुछ अटेस्ट करवाने जाते हो, तो अटेस्ट किससे कराने जाते हो, बोलते हैं ना नोटरी पब्लिक। तो वो एक क्या है, हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने उसको ऑथराइज कर रखा है। तो वो एक क्लियरली क्या करेगा, एविडेंस देगा, जहाँ पे भी आप जमा कराओगे डॉक्यूमेंट तो सामने वाले को पता चलेगा हाँ ऑथोराइज है, क्योंकि क्या है उस नोटरी पब्लिक ने अटेस्ट किया है। तो अटेस्ट का मतलब क्या हो गया, एक क्लियर एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्लियर एविडेंस टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनी अकाउंट्स। तो कंपनी के अकाउंट्स की क्रेडिबिलिटी देने के लिए किसको अपॉइंट किया, ऑडिटर को, कि भाई आप रिपोर्ट दीजिए कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो दे रहा है या नहीं दे रहा। तो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या ऑडिट का, अटैच टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ कंपनी अकाउंट्स। सिक्स का होगा डी। और अगर आप चाहे तो आपको मैं बता सकता हूँ, देखिए मेन ऑब्जेक्टिव दे रखा है, आपका रिवीजन भी हो रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसको प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। एग्जामिन द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, अर्थमेटिक एक्यूरेसी देखना, ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी देखना, प्रॉपर डिस्टिंक्शन करना, कंफर्मिंग द एग्जिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी, वेरीफाइंग वेदर ऑल द स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट आर फुलफिल्ड और नॉट। देखिए मैंने इसमें यहाँ पे ये भी बताया था कि यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, या शायद नीचे लिखा है, हाँ अच्छी बात है लिखा है, ट्रू एंड फेयरनेस ऑफ ऑपरेटिंग रिजल्ट प्रेजेंटेड बाय इनकम स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल पोजीशन प्रेजेंटेड बाय बैलेंस शीट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड करना, ये बताया था मैंने, शॉर्ट में याद रखना है। सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करना और प्रिवेंट करना, जिसमें जनरली आपने एरर क्या देखे थे, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर, जिसमें से मैंने कुछ इसमें आंसर भी कवर किए हैं, यानी कुछ क्वेश्चन भी कवर किए हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएंगे कि एरर क्या होता है। वैसे तो एरर आपने 11th में पढ़ा हुआ होगा। अब 7 देखिए क्या बोल रहा है, समझ गए, तो 6 का डी है। 7 देखिए क्या बोल रहा है, वाई डू ऑडिटर्स कंसंट्रेट देयर एफर्ट ऑन मेटेरियल आइटम इन अकाउंट्स। देखिए तो इसमें जनरली क्या बोल रहा है 7th वाले में, कि जब भी जो ऑडिटर है किसी भी अकाउंट को चेक करते हैं, जनरली किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट को, या हम बोल सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर रहे हैं कंपनी के, तो वो मटेरियल जो भी आइटम्स है उनको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट क्यों करते हैं, क्योंकि आपको बताएंगे उनका इम्पैक्ट भी ज़्यादा पड़ता है। जब अगर है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं दिखेंगे तो उस केस में क्या, जो यूज़र है वो सही ढंग से डिसीजन नहीं ले पाएगा, एक तरीके से वो क्या करेगा, गलत ढंग से क्या करेगा, कंपनी में इन्वेस्ट कर लेगा। कंपनी में हम बोल सकते हैं जो सप्लायर हो गए वो कंपनी को क्या करेंगे, उधार दे देंगे, क्रेडिट दे देंगे, यानी गुड्स वुड्स प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा जो बैंक हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, वो लोन दे देंगे, किसके बेसिस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे। तो एक तरीके से ऑडिट रिपोर्ट बिल्कुल क्या होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर रिजल्ट दिखाने के लिए होती है, जिससे यूज़र क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। देखिए बाद में गलत भी हो सकती है क्योंकि कोई ऑडिटर एक तरीके से इंश्योरर नहीं है, ये बोल रहा है कि आपको लॉस हो गया तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है जनरली। वो तो क्या कर रहा है, एक तरीके से अपनी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी के थ्रू क्या कर रहा है, चेक कर रहा है, वो अपनी रीजनेबल स्किल और केयर का यूज़ कर रहा है। अब बाद में वो गलत हो गया तो अलग बात है, क्योंकि उसके पास जो डॉक्यूमेंट थे या जो एविडेंस थे उस अकॉर्डिंग उसने काम किया। अब वो डॉक्यूमेंट एविडेंस क्या पता शुरू से ही गलत बनाए गए हों, उसको तो प्रॉपर लग रहे हो, क्योंकि सामने वाली पार्टी से मिलकर भी कंपनीज क्या करती है, कभी कभी इस तरीके से कर लेती है। तो यहाँ पे जो भी उसने इन्फॉर्मेशन ली उसके बेसिस पे वो देख रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है, वाई डू ऑडिटर कॉन्सेंट्रेट देयर एफर्ट ऑन मेटेरियल आइटम इन अकाउंट बिकॉज दे आर ईजियर टू ऑडिट, बिकॉज इट रिड्यूसेज द ऑडिट टाइम। ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज द रिस्क टू द अकाउंट ऑफ देयर बीइंग इनकरेक्टली स्टेटेड इज ग्रेटर। इसका मतलब क्या हुआ, रिस्क क्या रहती है कि अगर मेटेरियल आइटम को छोड़ दिया जाए तो उस केस में जो भी अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं, इसका मतलब जो भी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बैलेंस शीट या जो भी रिपोर्ट आ रही है वो यूजर्स को एक तरीके से क्या दिख रही है, अच्छी दिख रही है, जबकि कंपनी की एक तरीके से हालत ही ख़राब है, ये मान के चलिए। तो रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकती है, यूजर्स को लॉसेस के चांसेस हो सकते हैं, बिकॉज द रिस्क टू द अकाउंट ऑफ देयर बीइंग इनकरेक्टली स्टेटेड। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी रिस्क क्या रहेगी कि उसको गलत ढंग से बताया जा सकता है, वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि मेटेरियल आइटम के इफेक्ट को आपने ढंग से बताया नहीं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। तो 7th में हम क्या बोलेंगे, सी। इसलिए ऑडिटर क्या करता है, मेटेरियल मिस स्टेटमेंट को ज़्यादा ध्यान देता है और देखता है कि सारे ऑर्गेनाइजेशन पे इसका इम्पैक्ट पड़ा या नहीं पड़ा, और इसके हिसाब से अपनी ओपिनियन देता है, जो कि आप ऑडिट रिपोर्ट में मुझसे देखोगे। 8th में क्या बोल रहा है, ए सेल ऑफ ₹50,000 टू ए वॉज एंटर्ड एज ए सेल टू बी,
दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए जो ये एग्जाम्पल है वो किसका है, एरर ऑफ कमीशन का, जिसे जनरली हिंदी में क्या बोलते हैं, हिसाब की अशुद्धि। ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, भूल की अशुद्धि। तो आपको पता है कि भूल गए कोई ट्रांजैक्शन को, जैसे आपने देखा था वन साइड एरर, टू साइड एरर, अगर आप जनरल एंट्री करना है भूल गए तो जनरली वो पार्ट आ गया। पोस्टिंग, एक साइड आप पोस्टिंग करना भूल गए, जैसे आपने क्या कर दिया, एक्स टू सेल है तो एक्स साइड पे तो आपने टू सेल कर दिया, लेकिन जब सेल्स का अकाउंट बनाया तो आपने क्या करा, बाय एक्स नहीं करा, तो ये एक तरीके से क्या हो गया, ओमिशन हो गया। तो एरर ऑफ ओमिशन होता है, ये क्लैरिकल एरर के फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि कौन करता है, अकाउंटेंट ही करता है जनरली एरर। एरर ऑफ कमीशन की बात कर रहे हैं तो उस केस में क्या बोलते हैं, देखिए एरर ऑफ कमीशन में क्या आता है, जैसे आपने गलत साइड पे पोस्ट कर दिया, रॉन्ग साइड में पोस्टिंग कर दी, कुछ अमाउंट लिखना था आपका, जैसे सेल्स बुक पे आपने लिख दिया सेल्स रिटर्न बुक पे, परचेज बुक में लिखना था आपने परचेज रिटर्न में लिख दिया, परचेज में लिखना था आपने सेल्स में लिख दिया, डेटर में करना था अमाउंट एंटर, क्रेडिटर में कर दिया, तो आपने पोस्टिंग, कास्टिंग, बैलेंसिंग, कैरी फॉरवर्ड, ऐसे बहुत चीज़ें वो गलत कर दी। तो जनरली जो ये पार्ट होता है वो किस में होता है, पोस्टिंग में होता है, रिकॉर्डिंग में होता है, ऐसे बोल सकते हैं। रिकॉर्डिंग में तो जनरली क्या होगा कि देखिए आप भूल गए तो वो ओमिशन, लेकिन आपने गलत नाम लिख दिया, एक्स की जगह वाई का नाम लिख दिया, तो एक तरीके से क्या, एरर ऑफ कमीशन है। लेकिन कंपनसेटिंग में क्या होता है कि जैसे आपने एक्स की जगह वाई का नाम लिख दिया, लेकिन उसके साथ साथ आपने दूसरा इफेक्ट ऐसे किया है, दूसरा एरर ऐसे किया जो कि न्यूट्रलाइज कर रहा है एक एरर को। तो इसका मतलब क्या, एक एरर होने से जो दूसरा एरर हो रहा है वो भी क्या कर रहा है, यानी एक एरर तो हो गया, लेकिन जो दूसरा एरर हो रहा है वो इस पहले एरर को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ये देखिए मान के चलिए आपने एक्स को माल बेचा, तो आपने एक्स में क्या पोस्ट कर दिया, टू सेल करके, जैसे 10,000 का गुड्स बेचा, तो आपने सेल अकाउंट में तो ढंग से पोस्ट किया, लेकिन एक्स अकाउंट में आपने क्या कर दिया, 10,000 की जगह 9,000 कर दिया गलती से। ठीक है, 10,000 की जगह क्या कर दिया, 9,000। वैसे तो मैं गलत एग्जांपल बता रहा हूँ, थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि 1,000 कर दिया। मान के चलिए कि आपने एक जीरो कम लगा दिया, तो 10,000 की जगह 1,000 हो गया। जब आप ट्रायल बैलेंस देखोगे तो एक्स अकाउंट डेबिट जो दिखेगा वो कितने से दिखेगा, 1,000 से दिखेगा। अब मान के चलिए कि जब किसी पार्टी से कैश मिला, मान के चलो किससे मिला, वाई से, कैश टू वाई, ठीक है, अब वो मिलना था 10,000, तो आपने टू वाई कर दिया 1,000। ठीक, इसका मतलब जब वाई अकाउंट में आपने पोस्टिंग करी, मान के चलिए, तो वो आपने कितना कर दिया, बाय कैश, कितने से, 1,000 से। तो आप देखिए एक्स अकाउंट डेबिट कितने से हुआ, 1 से, जबकि होना कितने चाहिए था, 10 से। लेकिन जब आपको वाई से कैश मिला 10,000, तब भी आपने 1,000 कर दिया, तो आपको पता है कि ये भी एरर हुआ है। तो इस एरर ने क्या कर दिया, इस पर्टिकुलर एरर को न्यूट्रलाइज कर दिया। ये एरर जो कैश टू वाई मिला, ये जनरली ये भी एरर है 1,000, तो आपको पता है कि ये क्रेडिट कितना हो गया, 1,000, और जो एक्स टू सेल है वो भी कितना है, 1,000। तो ये डेबिट था 1,000 और क्रेडिट भी 1,000 हो गया, तो दोनों जगह से 9,000 कम हो गए। तो जनरली उसे हम क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग एरर, कि जो दूसरा एरर होता है वो पहले एरर को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर लेता है। मतलब डेबिट साइड में हमने कम पोस्ट किया, तो हमने क्रेडिट साइड पे भी कम पोस्ट कर दिया गलती से दूसरे अकाउंट पे, तो जनरली उसे क्या बोलते हैं, हम कंपनसेटिंग एरर बोल देते हैं। और एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, आपकी इसको बोलते हैं सिद्धांत की अशुद्धि, मतलब जो भी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट है, उसको फॉलो नहीं करा। कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया, रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया, पर्सनल यूज के लिए एक्सपेंसेस किए थे ड्राइंग, और उसको बिजनेस का खर्चा मान लिया। ठीक है, आपको करना था ड्राइंग टू कैश, और आपने क्या कर दिया, कोई एक्सपेंसेस टू कैश कर दिया। आपको करना था फिक्स असेट्स टू कैश या बैंक, और आपने वेजेस टू कैश या बैंक कर दिया। मतलब जो भी आपने मजदूरी या इंस्टॉलेशन एक्सपेंस दिया वो आपको फिक्स असेट की कॉस्ट में जोड़ना था, आपने उसकी अलग से एंट्री कर दी, वेजेस अकाउंट डेबिट, ये हो गया। तो आपने कैपिटलाइज की जगह उसको क्या कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। तो ये जनरली क्या हो गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल का पार्ट हो गया। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि अगर रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग कर दी तो जनरली वो क्या है, एरर ऑफ कमीशन का पार्ट है। देखिए कंपनसेट नहीं हुआ कहीं पे भी, देख लेना, तो नॉर्मली किसका पार्ट है, एरर ऑफ कमीशन का। 9 देखिए क्या बोल रहा है, वैन एन ऑडिटर इज प्रपोज फॉर रिमूवल फ्रॉम ऑफिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ही नॉट परमिटेड टू डू। ठीक है, तो ऑडिटर को क्या परमिट नहीं किया जाता। देखिए जब भी उसका रिमूवल होता है, जो कि आपको पता है कि एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ली जाती है एक तरीके से, उसके बाद क्या होता है, जैसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेंगे, उसके बाद क्या होगा, शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी, उसमें जनरली क्या हो जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा उसके टर्म से पहले, जो भी उसका टर्म खत्म होने वाला है उससे पहले अगर उसको रिमूव कर दिया जाएगा तो जनरली ये पार्ट अप्लाई हो जाता है। फिर एक तरीके से उसको मौका दिया जाएगा कि आप मीटिंग में क्या करो, खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपनी बातें बता सकते हो। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, सर्कुलेट रिप्रेजेंटेशन टू मेंबर्स, अप्लाई टू द कोर्ट टू हैव द प्रपोजल रिमूव। नहीं, वो कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकता कि जो भी उसको रिमूव किया है उससे रिलेटेड वो कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकता कि मेरे को रिमूव क्यों करा है। अप्लाई टू द कोर्ट टू हैव द प्रपोजल रिमूव। यानी यहाँ पे आप देखोगे अगर कंपनी ने रिमूवल के लिए प्रपोजल दिया है
उसके लिए वो कोर्ट में अप्लाई कर रहा है ऑडिटर कि मुझे फालतू के लिए क्यों हटाया गया है, तो ऐसा पर्टिकुलर पार्ट वो नहीं कर सकता, तो हम क्या बोलेंगे, जनरली अपना आंसर ही यही होगा। चलिए सी भी देखिए, स्पीक एट द AGM/EGM वेयर द रिमूवल इज़ प्रपोज्ड। हाँ बोल सकता है, कहने का मतलब जो भी अगर उसका रिप्रेजेंटेशन सर्कुलेट नहीं हुआ मेंबर में या टाइम नहीं बचा था एक तरीके से, तो मीटिंग में आके उसको रीड कर सकता है, ये भी मैंने बताया था। रिसीव नोटिफिकेशन ऑफ द AGM/EGM वेयर द रिमूवल इज़ प्रपोज, ये भी मैंने बताया था। तो हम बोल सकते हैं ए भी ठीक है, सी भी ठीक है, डी भी ठीक है, लेकिन हमें क्या पता करना था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट परमिटेड टू डू, वो ये चीज़ नहीं कर सकता, तो क्या नहीं कर सकता, बी, कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकता, तो 9th का भी होगा। एक बार देखिए मैंने यहाँ कवर कराया था, हाँ ये रहा सेक्शन 140 का पार्ट। यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले क्या करेगी कंपनी, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करेगी, एप्लीकेशन देगी। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल कर दिया उसके बाद क्या होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा जनरल मीटिंग में, ठीक है। इसके अलावा ऑडिटर को क्या किया जाएगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी सुनने की, ये बताया था। अब देख सकते हैं यहाँ मैंने बताया था if auditor is appointed and at an annual general meeting other than retiring auditor before expiry of his tenure, special notice shall be given for resolution. The company shall send a copy of notice to retiring auditor, ये तो छोड़िए, representation given by auditor to company shall state the fact of representation in notice of resolution given to member, send a copy of the representation to every member। देखिए बोल रहा है कि रिप्रेजेंटेशन की कॉपी हर मेंबर को सेंड की जाएगी। If a copy of representation is not sent because it was received too late or because of the company's default, the auditor may require that representation shall be read out at the meeting, ठीक है। If the copy of representation is not sent, a copy thereof shall be filed with the registrar, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मीटिंग में रीड आउट किया जाएगा। अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये तो आगे मैंने बताया था, तो इसको डिटेल में आप देख लेना, इतना सारा पार्ट क्या कवर करना, जो बता दिया वही काफ़ी है। तो यहाँ पे देखिए एक तो नोटिफिकेशन का पार्ट भी पढ़ लिया अपन ने, इसके अलावा क्या है, वो अपनी बातें बता सकता है। अगर सर्कुलेट नहीं हुई रिप्रेजेंटेशन तो सर्कुलेट करने का भी राइट है, अगर वो नहीं हो पाया तो अपनी जो भी बातें है वो मीटिंग में बता सकता है, और नोटिफिकेशन का राइट भी है। तो इसलिए अपना आंसर क्या होगा, बी। फिर बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर। देखिए ड्यूटी टू रिपोर्ट टू द कंपनीज बैंकर, ड्यूटी टू रिपोर्ट टू द मेंबर, ये तो है ही, ड्यूटी टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट, ये भी है, ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन एनी वायलेशन ऑफ लॉ, ये भी जनरली बताएगा, एक तरीके से अपनी ओपिनियन में बता देगा, ठीक है। जो भी मैटर है एक्स्ट्रा वो जनरली क्या कर देगा, अपनी रिपोर्ट में लिख देगा। लेकिन ये नहीं है ड्यूटी टू रिपोर्ट टू द कंपनीज बैंकर, ये कोई ड्यूटी नहीं रहती, तो हम क्या बोलेंगे 10th का ए। इस तरीके से सिंपल भी आप क्या सकते हैं, तो मैंने कवर किए हैं सारे के सारे। अज्यूमिंग दैट इट इज़ नॉट द फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर। अब देखिए मान के चलिए कि सबसीक्वेंट ऑडिटर की बात कर रहा है, क्योंकि क्या बोल रहा है, अज्यूमिंग दैट इट इज़ नॉट द फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर। अब देखिए आपको पता है कि फर्स्ट ऑडिटर में मैंने बताया था सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके बाद क्या आता है, शेयर होल्डर आते हैं, जो कि एक स्पेशल मीटिंग होती है, मान के चलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी, उसमें अपॉइंट करेंगे, क्योंकि अगर ये फेल कर जाते हैं तो वो तो फर्स्ट ऑडिटर का पार्ट था। सबसीक्वेंट में कौन करता है, एनुअल जनरल मीटिंग में होता है, ये था आपको पता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यही बोल रहा है हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, तो कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, जो कि सबसीक्वेंट ऑडिटर की बात कर रहे हैं, तो द शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग। तो ये सोचने की जरूरत नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी सोचने की जरूरत नहीं, ऑडिट कमेटी भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर फर्स्ट अपॉइंटमेंट की बात करता है, यानी फर्स्ट ऑडिटर की बात करता है, तो उसमें कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने बताया था यहाँ पे पर्टिकुलर, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया था, एक तरीके से टेबल बना ली थी, उसमें जनरली आपको बताया था फर्स्ट ऑडिटर है, पब्लिक कंपनी, यहाँ पे देख सकते हैं ये बोल रहा है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। देखिए ये जो पार्ट है सबसीक्वेंट का है, ये रीअपॉइंटमेंट की बात कर रहा है, और ये फर्स्ट ऑडिटर की बात कर रहा है। तो देखिए क्या बोल रहा है, अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज, और अगर फेल हो जाता है उसके बाद मेंबर स्पेशल जनरल मीटिंग में। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया था, सबसीक्वेंट ऑडिटर का पार्ट, अपॉइंटमेंट बाय मेंबर इन जनरल मीटिंग, यहाँ पे जो होल्ड करेगा पहली AGM से लेके 6th AGM तक, लेकिन हर जनरल मीटिंग में क्या होगा, हर एनुअल जनरल मीटिंग में रेटिफिकेशन होगा, यानी ऑर्डिनरी रेजुलेशन पास होगा। उसके बेसिस पे देखेंगे कि जो पुराना ऑडिटर है, मतलब जो अब पुराना हो चुका है, क्योंकि हमने सबसीक्वेंट ऑडिटर की बात की है, जैसे फर्स्ट ऑडिटर था अगली बार से जैसे अपॉइंट होगा, क्योंकि देखिए सोचिए कि जब नई कंपनी एक तरीके से बनी, इनकॉर्पोरेट हुई, उसके 30 दिन के अंदर, मतलब रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर फर्स्ट ऑडिटर को आपको क्या करना है, अपॉइंट करना है। अगर नहीं कर पाए तो मेंबर करेंगे, किसके अंदर, स्पेशल जनरल मीटिंग होगी, जो कि 90 दिन के अंदर होगी उसके अंदर। लेकिन आपको पता है कि उसके बाद AGM होगी, तो ये अपना ऑफिस कब तक होल्ड करके रखेगा ऑडिटर, एनुअल जनरल मीटिंग तक। जैसे ही AGM तक ये होल्ड करके बैठा है तो ये पुराना ऑडिटर बन गया।
जो फर्स्ट ऑडिटर था वो क्या बन गया, पुराना, सब्सीक्वेंट बन गया। अब सब्सीक्वेंट को कौन अपॉइंट करेगा, मेंबर जनरल मीटिंग में। अब ये कब तक ऑफिस होल्ड करके बैठेगा, फर्स्ट एजीएम से लेके 6th एजीएम तक, मतलब 5 साल का टर्म, ठीक है। लेकिन फर्स्ट एजीएम जो हम जनरली बोल रहे हैं, उसके बाद सेकंड एजीएम होगी, तो सेकंड एजीएम में जो मेंबर होंगे वो रेटिफाई करेंगे, रेटिफाई मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे कि हाँ भाई हमें तुम्हें ही अपॉइंट करना है, हमें तुम्हें रिमूव नहीं करना, मतलब कैजुअल वैकेंसी का पार्ट नहीं आ रहा और तुम्हें ही बार बार अपॉइंट करते रहेंगे। तो 11th का जो आपका पार्ट रहेगा वो ए रहेगा। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाए। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिलेशन टू मैटरलिटी। ए मैटर इज मैटर ओनली इफ इट चेंजेस द ऑडिट रिपोर्ट, ऐसा कुछ नहीं है। ए मैटर इज मैटर इफ द ऑडिटर्स एंड द डायरेक्टर बोथ डिसाइडेड दैट फर्दर वर्क नीड टू बी डन इन द एरिया अंडर क्वेश्चन। देखिए ये पार्ट भी नहीं है, क्योंकि जनरली आपस में कोई डिसाइड तो करते नहीं है फर्दर वर्क के लिए, क्योंकि ऑडिटर क्या कर रहा है, एक तरीके से रिपोर्ट दे रहा है, तो वो शुरू में क्या कर रहा है, ऑडिट प्लान देख रहा है, पर्टिकुलर रिस्क देख रहा है कि कौन सी रिस्क है, जो कि आपका ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टॉपिक कराऊंगा, उसमें मैं आपको रिस्क का पार्ट भी बता दूंगा, क्योंकि मुझे लगा कि आपको रिस्क के पार्ट भी बता देना चाहिए, तो मैंने वहाँ पे ऑडिट के प्रोसेस कवर कर लिए हैं, तो आपको और भी समझ में आ जाएंगे। सी में क्या बोल रहा है, ए मैटर इज मैटरल ओनली इफ़ इट अफेक्ट्स डायरेक्टर एमोल्यूमेंट्स, जो कि डायरेक्टर की जो भी इंसेंटिव है उसको अफेक्ट कर रहा है, तब जाके वो मैटर मैटरल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। डी, ए मैटर इज मैटरल इफ इट्स ओमिशन और मिस स्टेटमेंट वुड रीजनेबली इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ एन एड्रेसी ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी कंपनी है उसके डिसीजन को वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी अगर क्या बोल दिया कि अगर कोई ओमिशन है या मिस स्टेटमेंट है जिसके थ्रू कंपनी का डिसीजन कोई अच्छा दिख रहा है, जिसके वजह से क्या हो सकता है, एक्सटर्नल यूजर पे वो इम्पैक्ट पड़ रहा है और एक्सटर्नल यूजर सही ढंग से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इस केस में क्या बोल दिया, मैटर इज मैटर इफ इट्स ओमिशन और मिस स्टेटमेंट वुड रीजनेबली इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ एन एड्रेसी ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो वो क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट में बता देगा, जिसके थ्रू क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी पार्ट दिखेगा उसके थ्रू जो बाहर के यूज़र हैं वो सही ढंग से डिसीजन ले पाएंगे। तो जो भी एड्रेसी मतलब जो भी कंपनी है वो डिसीजन क्या है, उसको डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जहाँ पे ये बोल रखा है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इसका आंसर क्या होगा, डी। अब देखिए 13 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली द मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो रिलायबल सोर्स कौन सा है, इंटरनल ऑडिट। देखिए ये इंटरनल ऑडिट तो कौन करता है, स्टाफ ये जनरली करता है, तो रिलायबल सोर्स जनरली नहीं है, ज़रूरी नहीं है हो, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि देखिए उसमें कॉस्ट अकाउंटेंट जो अपॉइंट हो सकता है, जो कि हमने इंटरनल ऑडिट वाले पार्ट में देखा था, तो हम देख सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटेंट CS जनरली ये अपॉइंट हो सकते हैं। इसके अलावा स्टाफ भी अपॉइंट हो सकता है। अगर कोई स्टेचुटरी ऑडिट कर रहा है तो जनरली वो कॉस्ट ऑडिटर के फॉर्म में अपॉइंट नहीं हो सकता, ये भी पढ़ा था, लेकिन इसका यहाँ पे लेना देना नहीं है। यहाँ पे तो हमें देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली द मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो इंटरनल ऑडिट नहीं हो सकता, क्योंकि ये मान के चलिए कि कंपनी का स्टाफ जनरली क्या करता है, ये देखता है, इंटरनल ऑडिट करता है, जिसमें आपका पार्ट क्या आता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड सारा पार्ट आता है। सप्लायर स्टेटमेंट, बोर्ड मिनट्स, एनालिटिकल रिव्यू, ये सारे के सारे कंपनी के अंदर के पार्ट हैं। सप्लायर स्टेटमेंट क्या एक तरीके से थर्ड पार्टी से लिया गया है, तो एक तरीके से हम बोलेंगे ये रिलायबल सोर्स है। देखिए सीधी सी बात है कि आप जिस कंपनी की ऑडिट कर रहे हो उस कंपनी ने जिस सप्लायर से गुड्स खरीदा है, सीधा आप उससे ही स्टेटमेंट मांग रहे हो, तो एक तरीके से क्या हो गया, ये थर्ड पार्टी का सोर्स है, तो ये रिलायबल होगा ही होगा। तो हम बोलेंगे 13 का क्या होगा, आपका बी होगा। 14 देखिए क्या बोल रहा है, लैपिंग इज ऑल्सो नोन एज टीमिंग एंड लैडिंग, लूपिंग, एम्बेजलमेंट, हैकिंग। तो ये मैंने आपको बताया था, जनरली लैपिंग को यानी टीमिंग एंड लैडिंग को लैपिंग बोला जाता है। तो टीमिंग एंड लैडिंग में मैंने आपको क्या बताया था, जैसे एक कैशियर है, उसको किसी पार्टी से कैश मिला, जैसे ए से मिला, ए का ड्यू अमाउंट था 20,000, वैसे ही बी का भी 20 रहता है ड्यू, सी का भी कितना रहता है, मान के चलिए 20 रहता है, लेकिन अलग अलग डेट पे मिलते हैं। ऐसा होता है कि बी का थोड़ा लेट मिलता है और सी का उससे लेट मिलता है, लेकिन ए का जब 20,000 मिल गया तो कैशियर ने उसको रिकॉर्ड नहीं करा, उसके अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैशियर ने यूज़ कर दिया, मतलब बिजनेस का कैश है, अब उसने रिकॉर्ड नहीं करा, उसने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर लिया, तो मतलब ए का अभी भी ड्यू अमाउंट दिखा रहा है, ठीक है। अब बी ने क्या करा, 20,000 जैसे डेट आई जमा कराया, तो बी का अमाउंट उसने क्या करा, बी के अकाउंट से एडजस्ट नहीं करा, तो वो अभी भी ड्यू दिखाने लग गया, लेकिन उसने ए से एडजस्ट कर दिया, तो ए का ड्यू खत्म कर दिया। तो इसका मतलब एक तरीके से क्या कर रहे हैं, कुछ समय के लिए आप उसके कैश को रोक के रख रहे हो और अपने पर्सनल यूज के लिए यूज़ कर रहे हो। ये कब तक करता रहेगा, जब तक पता ना चले, जब तक चोरी नहीं पकड़ी जाए, या जब तक जो मेन पर्सन जो कैशियर है उसके पास कैश ना आ जाए और वो वापस से कैश को जमा ना करा दे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंपनी में, तब तक वो क्या करेगा, इस तरीके से पर्सनल यूज के लिए कैश को यूज़ करता रहेगा। क्योंकि बी का पैसा तो क्या है, लेट आ रहा है, फिर सी का पैसा आया तो सी का अमाउंट बी में एडजस्ट कर दिया, तो सी का भी ड्यू दिखा रहा है।
तो इस तरीके से वो क्या करेगा, उस पैसे को अपने पर्सनल यूज के लिए यूज़ करता रहेगा जब तक पता ना चले। इसे बोलते हैं टीमिंग एंड लेपिंग। तो 14th का पार्ट है ये ए। 15 देखिए, इंटरनल ऑडिट इज़ अंडरटेकन बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर। नहीं, वो तो जनरली क्या है, स्टेचुटरी ऑडिटर हो सकता है। बी, स्टेचुटरी अपॉइंटेड ऑडिटर। सी, बाय ए पर्सन अपॉइंटेड बाय मैनेजमेंट, ये आप बोल सकते हो। तो 15 का आप क्या बोलोगे, सी। और डी में क्या बोल दिया, बाय ए गवर्नमेंट ऑडिटर। लेकिन देखिए मैंने इंटरनल ऑडिटर सच क्लासेस ऑफ कंपनीज के लिए भी आपको बताया हुआ है, एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये रहा सेक्शन 138। तो यहाँ पे बताया था कि एक तरीके से इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी है जो कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, अपने अकाउंटिंग, फाइनेंशियल या जो भी बिजनेस के प्रैक्टिसेस हैं उनको रिव्यू करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी मैटर है उनको देखने के लिए एक तरीके से करा रहा है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को देखने के लिए, चेक करने के लिए करवा रहा है। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेबिलिटी किसके लिए थी, एवरी लिस्टेड कंपनी के लिए, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए, जिनके लिए ये मैंने क्राइटेरिया बता दिया था। प्राइवेट कंपनी के लिए भी बताया था। यहाँ पे मुझे ये बताना है, देखिए लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि एवरी कंपनी जिस पे सेक्शन जो ऊपर का 138 अप्लाई हो रहा है उसको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना जरूरी है। तो वैसे हमने क्या बोला, वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन कंपनीज़ के लिए क्या है, इंटरनल ऑडिटर जरूरी है। अब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी हो सकता है, सच अदर प्रोफेशनल एज में बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड, ये भी हो सकता है। अब देखिए क्या बोल रहा है, मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वो कंपनी का एम्प्लॉय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई अदर प्रोफेशनल भी हो सकता है। तो अगर सेक्शन 138 नहीं लग रहा फिर तो कंपनी का नॉर्मल स्टाफ भी हो सकता है, क्योंकि उस केस में कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप पे सेक्शन 138 लग रहा है तो इससे अच्छा आप क्या कीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट कर लीजिए, कॉस्ट अकाउंटेंट कर लीजिए, या ऐसा प्रोफेशनल पर्सन अपॉइंट कर लीजिए जो कि बोर्ड ने डिसाइड किया है। अब वो कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ये भी आ गया इसमें, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट जनरली क्या करता है, अपॉइंट कर लेता है। तो बाय अ पर्सन अपॉइंटेड बाय मैनेजमेंट, 15 का सी। 16 देखिए क्या बोल रहा था, स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट इज डिसाइडेड बाय द। अब देखिए जो स्कोप है वो कौन डिसाइड करेगा, शेयर होल्डर, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, लॉ। तो आपको पता है कौन डिसाइड करेगा, मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक तरीके से डिसाइड करेंगे। तो 16 का हम क्या बोलेंगे, बी, ठीक। और चाहे तो आपको मैंने ये जो भी बताया यहाँ पे यही बोल रखा है, मेरे हिसाब से कहीं पे मैंने स्कोप भी बताया हुआ है, ये रहा। The CG may by rules prescribe the manner and the interval in which the internal audit shall be conducted and reported to the board. The audit committee of the company or the board shall in consultation with internal auditor formulate the scope, functioning, periodicity and methodology for conducting the internal audit. Scope मतलब क्या हो गया कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के किस किस एरिया की ऑडिट करनी है, क्या क्या पर्टिकुलर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के पार्ट को चेक करना है, वो सारा का सारा कौन बताएगा, बोर्ड बताएगा एक तरीके से, मतलब मैनेजमेंट का पार्ट। तो 16 का हो गया बी। अब 17 देखिए क्या बोल रहा है, इंटरनल चेक इज़ कैरिड ऑन बाई। अब देखिए ये भी आपको पता है कि जैसे जैसे क्या है, अगर आप स्टाफ को सही ढंग से ड्यूटीज़ दोगे उस बेसिस पे क्या होगा, एक स्टाफ से दूसरे स्टाफ में काम होता जाएगा, प्रॉपर पता चल जाएगा, तो जो भी गलती है वो पता चल जाएगी और जो भी ऑथेंटिसिटी है वो अपने आप चेक होती जाएगी। जो भी रिलायबिलिटी का पार्ट है वो पता चल जाएगा कि कौन रिलायबल है कौन नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कैशियर क्या कर रहा है, कैश को रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, कैश ले रहा है और सामने वाले को क्या कर रहा है, स्लिप दे रहा है। तो पर्टिकुलर स्लिप पड़ी हुई है, वो स्लिप किसके पास गई, अकाउंटेंट के पास गई। अकाउंटेंट सिर्फ क्या करता है, एक तरीके से उसको पोस्ट करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाता तो उसने उसको पोस्ट कर दिया, फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना अलग है। तो सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग तय की गई स्टाफ की, तो अपने आप ही ऑथेंटिसिटी पता चल जाती है और इंटरनल चेक पता चल जाता है। तो ये बोल रहा है कि इंटरनल चेक इज़ कैरिड ऑन बाय स्टाफ स्पेशली अपॉइंटेड फॉर द पर्पज। तो सीधी सी बात है 17 का नहीं, एक मिनट रुकिए, मेंबर ऑफ द स्टाफ है ना, इंटरनल ऑडिटर स्टाफ स्पेशली अपॉइंटेड फॉर द पर्पस तो नहीं होगा, यहाँ पे जो होगा वो होगा मेंबर्स ऑफ द स्टाफ होगा। तो 17 का जो होगा वो क्या होगा, डी होगा। क्योंकि देखिए हम अलग से कोई अपॉइंट नहीं कर रहे हैं इसके लिए, हम जनरली क्या कर रहे हैं, जो नॉर्मल ड्यूटीज़ देते हैं वही दे रहे हैं। तो एक तरीके से काम का क्या हो गया, बंटवारा हो गया, मेंबर ऑफ द स्टाफ, तो जनरली वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और उसके बेसिस पे अपने आप क्या हो रहा है, ऑथेंटिसिटी चेक होती जा रही है। तो ये भी मैंने जनरली आपको बताया था। तो 17 का पार्ट क्या आएगा आपका, डी आएगा, मेंबर ऑफ द स्टाफ। 18 में देखिए क्या बोल रहा है, वेरिफिकेशन रेफर्स टू। अब देखिए वेरिफिकेशन में जनरली आपने कवर किया था कि वैल्यूएशन का पार्ट भी कवर हो जाता है। उसमें हम क्या देखते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटी के एग्जिस्टेंस का पार्ट देखते हैं, किसके पास है पोजीशन, किसके पास होगा, जनरली वो पार्ट कवर करते हैं, वैल्यूएशन का पार्ट कवर करते हैं, तो वो सारा पार्ट आ जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है एग्जामिन द फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट, तो यही होगा, बाकी सारे ऑप्शन तो नॉर्मल है। एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर रिलेटेड टू असेट्स, देखिए ये तो जनरली वाउचिंग का पार्ट कहलाता है। एग्जामिनिंग द जर्नल एंड लेजर, तो आप जर्नल और लेजर को कवर कर रहे हो, तो उसमें भी आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से वाउचिंग के पार्ट को ही देख रहे हो या नॉर्मल एक तरीके से क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो। लेकिन वेरिफिकेशन की प्रॉपर पार्ट क्या आएगा,
फिजिकल एग्जिस्टेंस देखना, पोजीशन देखना जिसमें आप टाइटल डीड देखते हो, ये पता है, पोजीशन किसके पास है वो देखते हो, फिजिकली जाके चेक कर सकते हो एसेट्स को, वैल्यूएशन का पार्ट कवर करते हो कि वैल्यूएशन कैसे किया गया। वैल्यूएशन आप नहीं करते हो, लेकिन जनरली वैल्यूएशन कंपनी करती है, लेकिन आप क्या करते हो, उनको चेक करते हो कि प्रॉपर वैल्यूएशन किया गया या नहीं किया गया। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, बाहर के किसी इंडिपेंडेंट वैल्यूअर की मदद भी ले सकते हो। तो 18 का क्या आएगा, आपका ए आएगा। अब 19 में क्या बोल रखा है, स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट, सिंपल पार्ट है सी, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच इज लोअर, 19 का सी। अब देखिए 20, गुड्स सोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स और रिटर्न शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टॉक, नॉट बी इंक्लूडेड इन द स्टॉक, नॉट बी चेक्ड बाय ऑडिटर, नन ऑफ द अबव। तो अब सोचिए इसका क्या होगा, गुड्स सोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स और रिटर्न। तो देखिए अभी तक क्या अप्रूव नहीं हुआ, अप्रूव कब होगा, जब एक टाइम लिमिट दी थी उसके बाद उसका रिप्लाई नहीं आया, तो हम क्या मान के चलेंगे कि उसी की सेल हो गई, कहने का मतलब हमारी ही सेल हो गई और उसके पास स्टॉक चले गया। तो उस बेसिस पे हम क्या बोलेंगे, जैसे ही वो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया तो हम क्या बोलेंगे, स्टॉक से चले गया। लेकिन अगर वो अभी भी सेल्स और रिटर्न बेसिस पे है, कह रहे हैं ना गुड्स सोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स और रिटर्न बेसिस, तो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, तो अभी तक वो हमारे स्टॉक में इंक्लूड माना जाएगा, बी इंक्लूडेड इन द स्टॉक। चाहे हमारे बिजनेस से चले गया, चाहे हमारे गोडाउन से चले गया, लेकिन अभी तक सेल कंफर्म नहीं हुई, तो तब तक हम क्या करेंगे, उसको अपने स्टॉक में इंक्लूड मानेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है 20 का जो आएगा वो क्या आएगा, ए, गुड्स सोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स और रिटर्न शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टॉक। जैसे ही वो कंफर्म होगा कि सेल हो चुकी है, उसके बाद क्या है, स्टॉक में से कम हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला लौटा भी तो सकता है एक पर्टिकुलर डेट तक, क्योंकि हमने उसको क्या दिया, टाइम लिमिट दिया हुआ है। 21, ऑडिट प्रोग्राम इज़ प्रिपेयर्ड बाय ऑडिटर, क्लाइंट, ऑडिट असिस्टेंट, ऑडिटर एंड हिज ऑडिट असिस्टेंट। अब देखिए ये तो साथ में मिलकर ही होता है ऑडिट प्रोग्राम जो भी बनता है, तो अगर आपको डिटेल नहीं पता तो याद रखना, ऑडिटर और उसके ऑडिट असिस्टेंट साथ में मिलकर क्या करते हैं, ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं कि किस तरीके से हमें ऑडिट को करना है, तो वो सारा ऑडिट का प्रोग्राम डिसाइड करते हैं। तो 21 का क्या आएगा, आपका डी आएगा। फिर भी कभी ना कभी इसका पर्टिकुलर अलग से बताऊंगा पार्ट, क्योंकि जैसे मेरा पूरा कोर्स कवर हो जाए तो कुछ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हम कवर कर लेंगे, या कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में भी कवर कर लेंगे, ऐसा हो सकता है। 22, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर ऑफ ए कंपनी within 1 month of completion of capital subscription state of the company, within 1 month of the promotion of the company, within 1 month of the commencement of business of the company, within 1 month of incorporation of the company। तो इसमें क्या आएगा, incorporation of the company, ये अभी भी बताया था लेटेस्ट, ये रहा। अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 days ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 30 डे, ये नहीं कि बिजनेस कमेंस करने के, याद रख लेना, ठीक है। तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर विद इन 1 मंथ, ठीक। अब 1 मंथ तो वैसे 31 डेज भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल हम 30 डेज ही बोलते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मल ऐसे ऑप्शन दे रखे थे, इसलिए मैं डी ऑप्शन मार रहा हूँ। 22 का क्या है, डी। अब देखिए 23 में क्या बोल रहा है, द टर्म ऑफ ऑडिटरशिप ऑफ फर्स्ट ऑडिटर वुड बी फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टिल। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो उसकी ऑडिटरशिप रहेगी फर्स्ट ऑडिटर की, वो कब तक रहेगी, आपको पता है कि जैसे देखिए मैंने आपको बोला कि 1 मई 20 को आप क्या हुए, इनकॉर्पोरेट हुए, उसके 30 दिन के अंदर मतलब 31/5 तक बोर्ड ने अपॉइंट कर दिया आपको, मान के चलिए आपको 25 मई को अपॉइंट कर दिया। अब आपकी जो एनुअल जनरल मीटिंग है, जनरली आपको पता है कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, ये भी मैंने आपको बताया था कि 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21 आपका क्या है, ये फाइनेंशियल ईयर आपको पता है, क्योंकि आप 1 मई 20 से इनकॉर्पोरेट हुए और मान के चलो आप काम करना चालू कर दिए और आपने 25 मई को ऑडिटर अपॉइंट कर दिया, ये हो गया। अब एनुअल जनरल मीटिंग जो आपकी होगी वो कब होगी, जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 21, उसके 9 महीने के अंदर कर सकते हो, क्योंकि जब भी नई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है वो उसको 9 महीने का टाइम मिलता है, और जो पुरानी कंपनी होती है उसको क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है ना, उसके अगले 6 महीने में एजीएम करनी पड़ती है, और 2 एजीएम के बीच में 15 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, द टर्म ऑफ ऑडिटरशिप ऑफ फर्स्ट ऑडिटर वुड बी फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। सीधी सी बात, क्योंकि उसके बाद तो वो सब्सीक्वेंट ऑडिटर कहलाएगा, और उस केस में क्या होगा, मेंबर्स उसको जनरल मीटिंग में अपॉइंट करेंगे, जबकि फर्स्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, अभी बताया था बोर्ड, ये भी बताया था, यहाँ पे देख सकते हैं यही बोल रहा है। देखिए यहाँ पे ये भी बोल रखा है, इन केस ऑफ फेलर, अगर बोर्ड अपॉइंट नहीं कर पाया तो स्पेशल जनरल मीटिंग में 90 डेज़ के अंदर मेंबर अपॉइंट करेंगे, यानी उस 30 दिन के बाद बाकी 90 डेज़ में कौन करेगा, मेंबर्स स्पेशल जनरल मीटिंग में अपॉइंट कर लेंगे। होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, ठीक है। और सब्सीक्वेंट क्या करता है, वो पुराना हो गया, अब वो पहली एजीएम से लेके 6th एजीएम तक, लेकिन हर एजीएम में क्या करना पड़ता है, रेटिफिकेशन करना पड़ता है, मतलब मेंबर्स से ऑर्डिनरी रेजुलेशन पास करवाना पड़ता है।
इस तरीके से ध्यान रखिए, आपको ध्यान आ जाएगा। तो 23 का क्या है आपका बी। 24 इन केस ऑफ डायरेक्शन फेल टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर्स, इन केस द डायरेक्शन फेल टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर्स द शेयर होल्डर शैल अपॉइंट दैम एट। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सी जनरल मीटिंग होगी, ठीक। अब आपको बताया कि एजीएम तो होगी नहीं, तो नॉर्मल क्या बोल रहा है, जनरल मीटिंग होगी, क्योंकि और कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा। तो अभी अभी मैंने बताया इन केस द डायरेक्शन फेल टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर, ये डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यहाँ ढंग से नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे मेरे को लिखना था डायरेक्टर्स फेल टू, गलती से मैंने डायरेक्शंस लिख दिया। तो देखिए अब ढंग से पढ़िए क्या बोलेंगे, इन केस द डायरेक्टर्स फेल टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर द शेयर होल्डर शैल अपॉइंट दैम एट स्पेशल जनरल मीटिंग। तो यहाँ पे देखिए कहीं लिखा है क्या, स्पेशल नहीं, एनुअल जनरल मीटिंग है, स्टैट्यूटरी है, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है, ये तो जनरली होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जिस जनरल मीटिंग में होगा उसके बाद फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक वो होल्ड करके रखेगा। तो इसका मतलब कौन सी मीटिंग में अपॉइंट हो रहा है, स्पेशल जनरल मीटिंग में। तो हम क्या बोलेंगे 24 का ए ही होगा। स्पेशल मतलब वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यहाँ पे अलग से दे नहीं रखा, तो हम 24 का ए मानेंगे। एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होगा और स्टैट्यूटरी मीटिंग भी नहीं होगा। अब देखिए 25 लास्ट, इफ कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर अराइजेज बाय हिज रेजिग्नेशन इट शुड ओनली बी फिल्ड बाय द कंपनी इन ए। देखिए अब खुद सोचिए कि रेजिग्नेशन सामने वाले ने दे दी ऑडिटर ने, तो उसने ये थोड़ी कि उसका टर्म खत्म होगा तब देगा, उसने तो बीच में इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर लिया। तो उस केस में क्या होगा आपको पता है कि सबसे पहले बोर्ड रिकमेंड करेगा, रेजिग्नेशन के केस में ये बताया था, बोर्ड रिकमेंड करेगा, उसके बाद जनरली जनरल मीटिंग में होगा। अराउंड 3 महीने बताए थे मैंने, एक बार मैं आपको कवर करवा देता हूँ, कहाँ पे ये बता देता हूँ, 1 मिनट। हाँ ये रहा, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कैजुअल वैकेंसी ऑफ ऑडिटर फॉर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी शैल बी फिल्ड, वैकेंसी ड्यू टू रेजिग्नेशन, यही तो है वैकेंसी ड्यू टू अदर देन रेजिग्नेशन। तो यहाँ पे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन के अंदर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कौन कर रहा है, अपॉइंटमेंट शैल बी अप्रूव्ड एट ए जनरल मीटिंग कन्वेंड विद इन 3 months ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड। अब देखिए क्या बोल रहा है कि बोर्ड की रिकमेंडेशन होने पर 3 महीने के अंदर क्या होगा, जनरल मीटिंग में हो जाएगा। अब जो जनरल मीटिंग होगी वो एनुअल थोड़ी होगी, ठीक है, वो क्या हो सकती है, अब यहाँ पे तो सिर्फ जनरल मीटिंग बोली है, तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं बोलेंगे, हम 25 में क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे, जनरल मीटिंग, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ क्या बोल रखा है, जनरल मीटिंग। तो ये बोर्ड मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, तो हम क्या बोलेंगे, जनरल मीटिंग। तो ये रेजिग्नेशन के केस में, इसके अलावा कोई और केस होता तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन के अंदर अपॉइंट करते। तो मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन कवर किए हैं जिससे आपका जो मैंने पार्ट पढ़वाया है या मैंने जो भी आपको रीड करवाया है, समझाया है, वो आपको समझ में आ जाए। कुछ कुछ देखिए क्या होता है कि रेगुलर हम बोलते हैं तो बीच में फंबल मार देते हैं, तो उसमें मत सोचिएगा कि ये फंबल एडिट करने की, देखा एडिट करेंगे, काटेंगे, फिर उसको प्रोवाइड करेंगे, तो एक दिन में क्या होगी, सिर्फ एक ही वीडियो प्रोवाइड हो पाएगी, या कभी कभी क्या होगा 3-3 दिन में एक वीडियो प्रोवाइड होगी, क्योंकि एडिटिंग करना, उसको अपलोड करना बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए मैं लगातार क्या करता हूँ, एक ही पर्टिकुलर पार्ट में ये सारे का सारा कवर करवा देता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।